नमस्कार दोस्तों। जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संकट भारत की दहलीज पर है। जंग के 12 दिन हुए और भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से गैस की किल्लत की तस्वीरें आने लगी। तेल की किल्लत के खतरे का अंदेशा आ गया। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर गैस की किल्लत की वजह से अफरा तफरी का माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सब चंगा है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये तस्वीर है गैस के लिए, एलपीजी गैस के लिए, घर में इस्तेमाल होने वाले गैस के लिए कैसे झूठम पैजार की नौबत है। गोरखपुर की तस्वीर, कुछ तस्वीरें देखें, फिर हम कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा से बात करेंगे। देखिए शुरू से पहली तस्वीर फिर से दिखाइए आप। ये देखिए, अब ये झूठम पैजार मारपीट की नौबत है गोरखपुर में। गैस सिलेंडर दूसरी तस्वीर बस्ती की, घरों से सिलेंडर लेके लोग भागे हुए आ रहे हैं, जहां उनको गैस को भी फिल करना उनका भर पाएगा कि नहीं और घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं। तीसरी तस्वीर, अमेठी में गैस के लिए लंबी कतारें हैं और देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही है, अलग अलग राज्यों से। चौथी तस्वीर, और ये तब जब सरकार कह रही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। चौथी तस्वीर देवरिया से। अभी ज्यादा तस्वीर मैं उत्तर प्रदेश से दिखा रहा हूं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। ये देवरिया की तस्वीर, हर जगह ये अंबेडकर नगर में गैस एजेंसी के बाहर भीड़ लगी है और लोगों को यही लग रहा है कि गैस की किल्लत का असर कहीं उनके चूल्हे पर, उनके किचन में ना हो जाए, इसलिए लोग अफरा तफरी कर रहे हैं। हो सकता है गैस की कालाबाजारी भी हो रही हो। सहारनपुर में गैस के लिए परेशान होते लोग, और मध्य प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा, महाराष्ट्र, बेंगलुरु या अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही कि होटल और रेस्टोरेंट में गैस की किल्लत की वजह से 20% ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या बंद होने के कगार पर हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये गोरखपुर है, ये योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र, गृह इलाका, मठ वाला इलाका। गृह इलाका चलिए उत्तराखंड है, मठ वाला इलाका जहां से वो सांसद रहे और जहां की नुमाइंदगी करते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं सब ठीक है, कहते हालांकि मुंह खोलकर नहीं है, लेकिन सरकार यही भरोसा दे रही है, तो इसका मतलब क्या है। एक तस्वीर ये देखिए, गैस की भारी किल्लत, अयोध्या में राम रसोई बंद, और एक नोटिस चिपका दिया गया है कि अयोध्या, इजराइल व ईरान के बीच में चल रहे विश्व युद्ध तनावपूर्ण के कारण देश में रसोई गैस की किल्लत के कारण आपातकालीन स्थिति में आज की राम रसोई स्थगित की जाती है। ये अयोध्या की तस्वीर है। अब हम जरा सुप्रिया को स्क्रीन पर लाएं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। तस्वीरें मैंने दिखाई और यूपी की तस्वीर, ऐसे अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही है, जिसका मैंने जिक्र किया। अखबारों की हेडलाइन भी आपको दिखाएंगे। सुप्रिया, आपका स्वागत है। मैं आपसे सवाल या आपका जवाब लेने से पहले प्रधानमंत्री का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जो ताजा बयान है, जिनका कहना है कि देश में ये जो है, ये वैश्विक, एक तरह से सरकार यही कह रही है, वैश्विक संकट है, इसमें कांग्रेस इसमें भी राजनीति देख रही है। तो जरा प्रधानमंत्री का पहले बयान सुनिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, तस्वीरें आपने देख ली। कहा जा रहा है एलपीजी की आपूर्ति लगभग 30% कम हो गई है और अब तेल का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि 40 से 50 हजार कंटेनर, 45,000 से 50,000 कंटेनर, भारतीय कंटेनर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो तनातनी है ईरान की तरफ से, उसकी वजह से समुद्र में फंसे हैं। तो एक तरह से कंटेनर आ नहीं रहे। सुप्रिया, पहला जवाब, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि वैश्विक संकट है,
और कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है। वैश्विक संकट है, देश के कोने कोने से तस्वीरें आपने दिखाई, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों में किल्लत दिख रही है। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में होटलों ने बाहर चस्पा चिपका दिया है, खाना नहीं बन रहा है, खाना नहीं मिल सकता है, गैस की भारी किल्लत है, भारी कमी है, जूतम पैजार हो रहा है गोरखपुर में। संयोगवश मैं आज गोरखपुर से निकलकर अभी थोड़ी देर पहले अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज पहुंची हूं। बुरी हालत है गांव देहातों और छोटे कस्बों में, और नोएडा से लेकर हरियाणा हर जगह बड़ी विकट समस्या खड़ी हुई है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन की रैली कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले जब यह देश तड़प रहा था ऑक्सीजन के लिए तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे। आज जब देश संकट से जूझ रहा है और लोग खड़े हुए हैं लाइन में गैस सिलेंडर के लिए, तो प्रधानमंत्री जाकर हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये इनकी प्राथमिकता है और ये विपक्ष को पॉलिटिकिंग कहेंगे। अगर इस देश के लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसको उठाना, उसको उजागर करना, सरकार से पूछना सवाल पॉलिटिकिंग है, तो ऐसी पॉलिटिकिंग होनी चाहिए। आज देश सवाल पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, इसको 2 हफ्ते हो गए, आपने क्या तैयारी करी थी संकट से जूझने की? सबको पता था संकट आने वाला है, सबको पता था ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन और रशिया के जहाज जो हैं उनको निकलने की इजाजत दी है, हिंदुस्तान को निकलने की इजाजत नहीं दी है। हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, इस पर अभी हम जरूर बात करेंगे। आपको अमेरिका दे रहा है, कह रहा है हम परमिट करते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान जैसे संप्रभु राष्ट्र को अमेरिका की हैसियत और औकात है कि परमिट कर रहे हैं। ये तो नरेंद्र सरेंडर का काम है और ये पॉलिटिकिंग की बात करेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ आंकड़ों के साथ चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। सिर्फ राम रसोई बंद नहीं हुई है, तमाम वो बच्चे, वो लोग जो बाहर दूर दराज इलाकों में कमाने, खाने, पढ़ने जाते हैं, वो छोटे छोटे ढाबों पर, छोटे छोटे होटलों पर निर्भर होते हैं। आज एक औरत का मैं वीडियो देख रही थी, लखनऊ जहां मेरी परवरिश हुई, वहां पर वो औरत रोकर कह रही है अल्सर की पेशेंट हूं, बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ, मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है। वो फूट फूट कर रो रही है। लखनऊ में ही चाय वाले जो है वो चूल्हे बना रहे हैं। आज असलियत यह है कि जब संकट की घड़ी आई तो मोदी जी केरला में रैली कर रहे हैं। ये पॉलिटिकिंग होती है। सरकार ने पहले क्या कहा था, हमारे पास 74 दिन का स्टॉक है। फिर सरकार के मंत्री ने कहा हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, भगवान ही जान सकता है। और मैं छोटी सी बात यहां पर जरूर उसका उल्लेख करना चाहती हूँ, क्योंकि चर्चा में आंकड़ों से साथ चर्चा होनी चाहिए। आपने जिस मोदी जी की बाइट सुनाई अभी, उसी के थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था हमने लगातार विश्व में निर्भरता क्रूड ऑयल पर कम करने की तरफ कारगर किया है काम। बिल्कुल नहीं, मैं आंकड़ों के साथ आपको बताती हूं। इंडिया की डिपेंडेंस, इंडिया की निर्भरता, जो कच्चा तेल हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, 2014 में 77.6% थी, वो बढ़कर 88.9% हो गई है। 14% से ज्यादा बढ़ी है। और क्या टारगेट था? टारगेट था 2022 तक उसको घटाने का 66% तक। और एक और आंकड़ा बताती हूं, सरकार बड़ी बड़ी बातें करी ना, हमने बोल दिया है ओएमसीज को प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का प्रोडक्शन इस देश में 2014 में 37 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल होता था, वो घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन रह गया। 26% गिरावट आई है। निर्भरता बढ़ी है, उत्पादन कम हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ लफाजी करेंगे और विपक्ष को गरियाएंगे। अरे प्रभु, इस बार विपक्ष को गरियाने से और नेहरू जी को कोसने से काम नहीं चलेगा। लोग परेशान हैं, लोगों ने आपका कुप्रबंधन देखा है। और अजीत जी, मैं इस बात को कहकर अपनी बात का पहला आंसर एंड करती हूं कि जब मैं लखनऊ से गोरखपुर आ रही थी और तमाम जगहों पर रुक रही थी, कई जगह मुझे लोगों ने एक बात बार बार अलग अलग शब्दों में कही, इस सरकार पर भरोसा नहीं है। क्योंकि कोरोना के दौरान जो हुआ है वो याद है हमें, हम कैसे तड़पे थे बिना ऑक्सीजन के, वो याद है। लोगों को वो मंजर बार बार याद आ रहा है। ये दीदी और दीदी कर रहे थे, आज ये हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये इनकी असलियत है। अब एक सवाल है सुप्रिया कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करें? भाई, वार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच है। हमला अचानक अमेरिका ने, इजराइल ने किया, 28 फरवरी को हुआ। आज हम 12 दिन बाद खड़े हैं। अब जैसा कि प्रधानमंत्री करें, वैश्विक संकट है, दुनिया भर में मुश्किल मुसीबत होगी क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोका है, या मिसाइल हमले का डर है, इसलिए जहाज फंसे हैं, दुनिया भर के जहाज फंसे हैं। तो इसमें
मोदी सरकार क्या करे, जरा हम विपक्ष से ये समझना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसका बहुत सटीक और सिंपल आंसर है, नरेंद्र सरेंडर बंद करें। सबसे पहले तो इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के सामने नतमस्तक होना बंद करना पड़ेगा। और ये मैं बिना कारण के नहीं बोल रही हूं, मैं सिर्फ लफाजी और नारेबाजी नहीं कर रही हूं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। मैं ये बात बड़े सोच समझ के और बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कह रही हूं। हमारा 40% का जो क्रूड ऑयल था वो हम रूस से खरीद रहे थे। अमेरिका ने हमें कहा खबरदार, आपने रूस से तेल खरीदा। हमने कहा जी हजूर, हमने उनकी बात मान ली, रूस से हमने तेल खरीदना धीमे धीमे बंद कर दिया। अब अमेरिका हमें 30 दिन की मोहलत दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, परमिट कर रहा है कि हम तेल खरीद पाए। हमारी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है, और मैं आपको समझाती हूं कैसे। पहला तो मैंने रूस का एग्जाम्पल दिया, अगर डाइवर्स होता तो वहां से अभी तक सामान आ रहा होता। अब 30 दिन की मोहलत बैठी है। और यह भी एक सच है कि चीन ने सारा का सारा तेल उठा लिया है। हम 17-18 मिलियन टन खरीद पाए हैं रशियन ऑयल, और वो भी बड़े प्रीमियम पर। $20 डिस्काउंट पर मिल रहा था फरवरी में, हमने $8-8, $10 प्रीमियम पे पर बैरल खरीदा है रूसी तेल। ये असलियत है। दूसरा कारण है हमारी विफलता, हमारी कायरता, हमारी डरपोकता। हमने ईरान के ऊपर जब हमला हुआ, पाकिस्तान जैसे लफाज आतंकी मुल्क तक ने उसकी बुराई करी, संवेदना का शब्द बोला। नरेंद्र मोदी जी ने बुराई करना, निंदा करना तो दूर की बात है, एक संप्रभु देश के सर्वोच्च नेता को मारे जाने पर एक कंडोलेंस का मैसेज नहीं किया। राष्ट्रपति जब मरे थे तो जयशंकर जी कंडोलेंस बुक साइन करने गए थे। जब सुप्रीम लीडर खमैनी जी की मौत होती है और निर्मम हत्या होती है, तो विक्रम मिस्री को भेजा जाता है। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खोल सकता था, जैसे चीन और रूस के लिए खोला। यह फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। फॉरेन पॉलिसी फेलियर यह है कि जब ईरान के विदेश मंत्री की और जयशंकर जी की फोन पर बात होती है, तो जयशंकर जी ट्वीट करके कहते हैं मैंने ईरान के मंत्री से फोन पर बात की, बस। इसके अलावा वो कोई जानकारी नहीं देते। ईरान के विदेश मंत्री सब कुछ वाक्या करके बताते हैं, हमने ईरान पर जो हमला हुआ, जो अमेरिका ने किया, जो इजराइल कर रहा है, सब चीजों पे चर्चा करी। तो ये जो डरपोक और कायर हम दुनिया के सामने दिख रहे हैं, इसलिए देश हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है। ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ मुखालिफत करके उनकी हमारा साथ यूएन में दिया, लेकिन आज ईरान हमें वो ओहदा, वो दर्जा, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है जो उसको देना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा इतना पुराना एलाई है। और असलियत यह है कि यह फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं तीसरी बात कहती हूं, सरकार को क्या करना चाहिए था। सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ा सा इन चीजों की जानकारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑयल एंड गैस मैंने बड़ी तल्लीनता से 12-15 साल कवर किया है सेक्टर को। ये जो किल्लत आज टीवी कैमरास पर और सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दिख रही है, ये किल्लत 10 दिन से शुरू हो गई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऑलरेडी डीलर्स और एजेंसीज को राशनिंग करके सिलेंडर देना 10 दिन पहले से शुरू कर दिया था। ऑलरेडी रूल्स बन गए थे कि अगर आपका जो 2 महीने का आया है उसके औसत पर आपको सिलेंडर मिलेगा। ऑलरेडी रूल लिखकर आ गया था शादी ब्याह के लिए जो अतिरिक्त दे दिया जाता है मत दिया जाए। ऑलरेडी रूल लिखकर आ गया था अगर कहीं पर इमरजेंसी है तो सिलेंडर नहीं मिलेगा जब तक उसकी प्रायर बुकिंग नहीं है। ये किल्लत 10 दिन से देखी जा रही थी, लेकिन तब 10 दिन तक हरदीप पुरी रिपोर्टर्स को अपने कमरे में बुलाकर कैमरा बाहर रखवाकर सिर्फ लफाजी करते थे। मेरे सूत्रों के मुताबिक जब एक व्यक्ति ने उनसे 1 हफ्ते पहले पूछा कि एलपीजी की समस्याओं की खबरें आ रही हैं देश भर से, तो उन्होंने कहा तुम तो इंडिया टीवी के लिए काम करते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें तो सैलरी नहीं मिलती, तुम्हारी रिसर्च हम कर दें। इस तरह की लफाजी के वो काम कर रहे थे। तब सरकार 74 दिन का दम भर रही थी। सरकार ने क्या तैयारी करी? सरकार ने एलपीजी के लिए जो अब ऑर्डर इशू किया सबको देकर, वो पहले क्यों नहीं इशू किया था? सरकार को एकदम से ईसीए इन्वोक करना पड़ा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों करना पड़ा? अगर आपके पास 74 दिन का स्टॉक था तो इतनी आपाधापी क्यों? क्योंकि नीजर्क रिएक्शन है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग की जगह जब लफाजी होती है तो इस तरह का काम होता है। बैक चैनल्स ईरान से काम करने चाहिए थे, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए था, अमेरिका से हमें कहना चाहिए था हम एक सॉवरन देश हैं, हम अपने नीति और फैसले खुद। हंगरी जैसा छोटा सा देश विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट खड़ा होकर कहता है तेल हम किससे खरीदेंगे या ना खरीदेंगे ये एक सॉवरन राष्ट्र का फैसला है। और हम कह रहे हैं भैया
आप जो कर रहे हैं प्रभु मालिक, जो आप कह रहे हैं मैं वो करूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ देश का सिर नीचा किया है, बल्कि इस किल्लत के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उनकी विफल फॉरेन पॉलिसी के चलते आज लोगों पर महंगाई का एक और बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, इस बात का जिम्मेदार कौन है कि रोज लफाजी करते रहे आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे। आज आप हरी झंडी दिखा रहे हैं, 60 रुपए एक साथ एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, हर व्यक्ति को एक जैसा दाम देना पड़ा। इसका जिम्मेदारी कौन वहन करेगा? कौन बताएगा कि आपकी लफाजी के बावजूद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन देश में क्यों कम होता गया? कौन बताएगा कि हमारी डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पे क्यों बढ़ती गई? इन बातों का जवाब कौन देगा? लफाजी करना, वो 2-4 टुच्चे लोगों को खड़ा करा के सदन में नेहरू को गरियाने से काम थोड़ी चलेगा। आज तो गवर्नेंस या कहिए मिस गवर्नेंस का ब्यौरा देना पड़ेगा। अब ये बताइए, अमेरिका की बात, अमेरिका को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, आप सब लोग लगातार बोलते हैं, लेकिन क्या करे प्रधानमंत्री मोदी? भाई अमेरिका से दोस्ती रखी तब आज 18% टैरिफ लगा, नहीं तो 25% को 50% कर दिया था नाराज होकर। फिर जब इन्होंने कहा ठीक है हम रूस से नहीं लेंगे तो डिस्काउंट ऑफर देके 18% किया। अमेरिका विश्व का ताकतवर देश है, तो क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका से प्रधानमंत्री पंगा लेते रहे और उसके बाद ट्रंप तो कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं, उसके बाद अचानक वो टैरिफ कहेंगे लो जी हम 500% टैरिफ कर देंगे, 100% कर देंगे? तो अजीत जी, अमेरिका की लोअर कोर्ट्स ने ट्रंप के टैरिफ पर बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था, और क्योंकि 2-3 लोअर कोर्ट्स ने बैन लगा दिया था, तो एक ये सहमति बन रही थी कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टैरिफ्स के अगेंस्ट हो सकता है, जो फाइनली हुआ। उसने जो ट्रंप का टैरिफ था उस पर बैन लगाया। भारत को एकदम से क्या जरूरत पड़ी कि जो 4-5-6 महीने से डील रुकी हुई थी, उस डील को 30 मिनट की एक फोन कॉल पे नरेंद्र मोदी जी ने सारी कंडीशंस मानकर तुरंत साइन कर लिया आपने। और मेरे यहाँ पे 3-4 सवाल हैं जो दर्शक इसका जवाब दे। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया? आपने सशर्त सारी बातें अमेरिका की क्यों मान ली? 18% टैरिफ की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर 3% से कम लगता था टैरिफ, और मोदी जी को माला पहनाई जा रही थी कि वो टैरिफ 6 गुना हो गया है, उस पर वो वाहवाही बटोर रहे थे। मतलब किस बुद्धि के लोग हैं ये लोग? इस पर चर्चा अलग से होनी चाहिए। आपने अमेरिका की सशर्त मान ली कि भैया हम तो $500 बिलियन का आपके यहां से ट्रेड इंपोर्ट करेंगे। अच्छा भाई, अमेरिका के साथ एक कम देश हैं, बड़े देश जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम उनको ज्यादा बेचते हैं, खरीदते उनसे कम है। $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था अमेरिका के साथ हमारा। चाइना के साथ 116 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। हमने अमेरिका से कहा प्रभु हम आपसे $100 बिलियन का हर साल अगले 5 साल सामान खरीदेंगे, तो जो $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट बनेगा। ये जो हर जगह से आप एफटीए साइन कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि भैया आपको तो खरीदना सब अमेरिका से है। आपने कहा किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो ड्रेन डिस्टिलरी ग्रेन्स आ रहे हैं, ये मक्का का बाई प्रोडक्ट जो सोयाबीन ऑयल आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका के मैकेनाइज्ड फार्मर्स आकर हमारे किसानों पर हुकूमत करने वाले हैं, इसका जवाब कौन देगा? एनर्जी सिक्योरिटी, आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अपना डेटा अमेरिका को तश्तरी में लगाकर लीजिए हजूर, परोस कर दे दिया। तो अमेरिका से जो दोस्ती है ये महंगी पड़ रही है, लेकिन ये अमेरिका से दोस्ती नहीं है अजीत जी, ये अमेरिका का डर है, अमेरिका का खौफ है। और मैं बताती हूं क्यों। इसके 2 कारण हैं। ये जो एप्स्टीन का गैंग है ना नई दिल्ली में, वो डर गया है अमेरिका से। नरेंद्र मोदी जी का खुद का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में आया, एप्स्टीन की मेल्स में लिखा गया कि कैसे कैसे उसने मोदी जी को सलाह दी कि आप पहले जाके यूएस के राष्ट्रपति से मिलिए। वो जून में गए, यूएस के राष्ट्रपति से 2017 में मिले। फिर उसने सलाह दी आप इजराइल जाइए, वो इजराइल गए, इजराइल में जाकर वहां पर नाचे गाए जो भी किया। फिर उसने बोला एक मेल में उसके बाद कि मोदी ने मेरी सलाह मानी, नाचने गाने से अमेरिका के राष्ट्रपति अभी खुश हैं, और वो खुशी खुशी वापस गए। इनके एक मंत्री हैं, यारों के यार है एप्स्टीन के। एप्स्टीन जैसा दरिंदा जिसका नाम लेने से जबान लड़खड़ाती है, जो छोटी छोटी बच्चों के यौन अपराध का दोषी पाया गया, पीडोफाइल, उसका जुर्म 2008 में तय हो चुका था, वो जेल काट आया था। उससे लगातार गलबहियां करने का काम, एग्जॉटिक आइलैंड, मेरे यार कॉफी पी ले, बुक साइन कर ले, ये वो काम हरदीप पुरी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इसी सब में रह गया। बातें सुनिए इन लोगों की। तो वो एप्स्टीन के यार। तीसरे एप्स्टीन के यार मोदी जी के परम मित्र अनिल अंबानी जी।
एप्स्टीन का ये जो गैंग है, इससे मोदी जी डर गए, पता नहीं क्या ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा डर तो ये है ही कि जो तोते की, जो राजा की जान तोते में बसी हुई है, वो तोता अडानी है और गौतम अडानी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और उस सब के चलते नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से सरेंडर कर लिया है। मुझे ये कहने में कोई भी संशय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर स्वतंत्र निर्णय लेते तो ये निर्णय कभी नहीं लेते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो इसलिए देश हितों का सौदा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, अमेरिका के सामने जी हजूर, जो आप कहिए जी हजूर। चीन का तो नाम नहीं लेते थे, कल क्या किया इन्होंने, चीन के लिए एफडीआई के दरवाजे खोल दिए। अब चीनी कंपनियों पर जो 5 साल पहले बैन लगा था कि वो यहां पर निवेश उसका सीमित रहेगा, उनके लिए गेट खोल दिए, उनके वीजा की सहूलियतें ढीली कर दी। उसके बाद चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी की जो प्रतिबंध था वो हटा दिया। क्यों भाई, क्या स्टेटस को एंटे 2020 अप्रैल का यथावत रिस्टोर हो गया है? क्या चीन ने अधिग्रहण छोड़ दिया है? क्या चीन ने हमारी जगहों का नाम बदलना बंद कर दिया है? क्या चीन ने अरुणाचल के हमारे नागरिकों को यह परेशान करना छोड़ दिया कि तुम चीनी पासपोर्ट लो? क्या चीन ने जम्मू कश्मीर में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना छोड़ दिया? चीन वो सब कर रहा है और हम चीन के लिए एफडीआई के अपने नियम बदल रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए उन नियमों को में से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो ये तो मोदी जी की अतिरिक्त प्रतिभा है ना, कि एक साथ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं, रसिया को भी कर रहे हैं, चीन को भी कर रहे हैं। तो ये तो खासियत है उनकी कि कूटनीतिक स्तर पर विश्व के 3 जो सुपर पावर है, तीनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। ऐसी खासियत है नरेंद्र मोदी में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सदियों का हमारा जो देश मित्र था, ऑल वेदर एलाई रशिया, एक शब्द नहीं बोला। चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर में बैठकर अपने उपकरण उनको देकर उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुस्तैदी से खड़ा रहा। ये बात मैं नहीं, ये बात जनरल चौहान तक ने कही है। और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के कारक था, जो नरसंहार का मुख्य आरोपी असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत करता है और कहता है व्हाट अ ग्रेट नेशन पाकिस्तान इज, उसके आर्मी जनरल जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। गजब नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई, गजब रिश्ते बनाए, हिंदुस्तान का सिर नीचा करने के अलावा लफ्फाजों ने और कुछ नहीं किया है। ये बताओ, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी कितना भी अच्छा करेंगे तो आप तो आलोचना करेंगी, लेकिन ये ईरान वार में मेरी कोई प्रधानमंत्री से खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है अजीत भाई। मेरा प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा थी और हमेशा से रहेगी कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, जो इस देश का मुखिया है, समय पड़ने पर खड़ा होगा। वो आर्मी को ये नहीं कह देगा जो उचित समझो वो करो, वो अमेरिका का नाम सुन के चुप नहीं हो जाएगा, वो चीन का नाम सुनकर आंखें और मुंह पे दोनों पे पट्टी नहीं लगा लेगा। वो इस देश हित को सर्वोपरि रखेगा। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो ये नहीं कर पा रहे, मुझे ये शिकायत है। चलिए वो वापस आते हैं हम ईरान वार पर। ईरान वार में आप भारत की तरफ से क्या भूमिका देखती थी या देखती हैं? विपक्ष क्या देखता है, क्या करे भारत? टांग अड़ा दे अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में अपनी, और उसके बाद भारत उसमें एक पार्टी हो जाए, या भारत ऐसा कोई बयान दे जिससे अमेरिका, भाई सिरफिरा है ट्रंप, मैं तो सनकी पागल सिरफिरा सब बोलता हूं प्रेसिडेंट हो तो भी, उस सिरफिरे प्रेसिडेंट को नाराज करे और बदले में कुछ ऐसी चीज कर दे ट्रंप जो भारत के लिए आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए। तो इसको हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उसमें 12 दिन से चुप है। फूक फूक के कदम नहीं रख रहे हैं, डर डर के मुंह में ताला लग गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को फोन उठाकर ट्रंप से कहना चाहिए था, ईरान का जो जहाज हमारी नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम आया, उसको हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक करने के कारण आपने अपना जो द्वंद्व था, ईरान इजराइल और आपका जो द्वंद्व था, प्लीज डू नॉट गेट इट टू आवर टेरिटोरियल वाटर्स। आप वो युद्ध हमारे दरवाजे पर लेकर आ गए, ये गलत है। हमारे मेहमान, हम तो अतिथि देवो भव की बात करते थे, वो 20-20 साल लेकिन हमारा जो टेरिटोरियल वाटर था उससे बाहर चले गए थे, वो इंटरनेशनल वाटर में। तो ये भी जी हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। 20-20 साल के वो लड़के जो नेवल एक्सरसाइज करके गए, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने सलूट किया, जिनका बड़ा स्वागत किया गया, उनकी हत्या कर दी अमेरिका ने।
और बिना आगाह किए हत्या करी। वो शिप आर्म्ड नहीं था और वो वापस जा रहा था और वो हमारे न्योते पे आया था। तो क्या आज हमारी नैतिकता रह जाती है क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर से वो वहां बाहर निकल गया? श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, इतना बड़ा श्रीलंका है, श्रीलंका ने जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहले मदद करी। हिंदुस्तान की हैसियत नहीं हुई बोलने की। और हमारे विदेश मंत्री ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा? अगर आपके पास कोई सीरियस सवाल है तो उसका मैं जवाब दूंगा। मतलब हिंदुस्तान, जिसका नेवी सुप्रीम है इस रीजन में, जिसकी नेवी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस रीजन की सुरक्षा की, उस पर सवाल अगर उठ खड़ा होता है तो वो नॉन सीरियस सवाल है। आप अपने आप को कितना बौना, कितना अदना करते जाते हैं, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये नहीं दर्ज करा कि वी टेक ऑफेंस, आपने हमारे बुलाए हुए गेस्ट को जो हमारे न्योते पे आया था, हमारे टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक किया, ये बर्दाश्त नहीं है क्योंकि यू कैन नॉट गेट योर नॉनसेंस टू आवर डोर स्टेप। हम ये क्यों नहीं बोल पाए? इसको बोलने में नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रिया कि अगर ये सब किया, बोला और ट्रंप नाराज हो गया, जिस तरह का सनकी सिरफिरा आदमी है, उस नाराजगी में भारत को कोई बड़ा नुकसान कर दे तो यही डर होगा मोदी जी को। एक इंग्लिश में लाइन होती है, इफ यू आर आस्क्ड टू सिट एंड यू क्रॉल दे विल आस्क यू टू सिंक नेक्स्ट। इंग्लिश की ये लाइन दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अगर आपसे बैठने के लिए बोला जाए और आप दंडवत प्रणाम करने लगिए तो अगली बार वो आपको जमीन के नीचे गाड़ कर आपसे बात करेंगे। अमेरिका ने हमसे कहा आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा जी हजूर, आपके आदेश का पालन होगा। हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि 40% हमारा क्रूड रूस से आ रहा था, सबसे सस्ता तेल आ रहा था। हमने तेल खरीदना बंद किया, चीन ने तेल खरीदना शुरू कर दिया। चीन ने सारा का सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका की हैसियत क्यों नहीं हुई कि वो चीन पर जवाबी टैरिफ लगाए? अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर ये तो नहीं कहता कि मैं चाहूं तो चीन के शी जिनपिंग का करियर बर्बाद कर दूं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये नहीं कहता कि शी जिनपिंग जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर दूं। मैं नरेंद्र मोदी जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। मैंने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलता है। अगर ये साइन ऑफ, और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स तो भरे पड़े हैं ना बीजेपी के इकोसिस्टम में, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अगर मोदी जी इन सब बातों पर चुप रहते हैं तो अमेरिका इज आस्किंग यू टू सिट एंड यू आर क्रॉलिंग। ये असलियत है। एक बार खड़े हो जाइए और कहिए हम 140 करोड़ का संप्रभु राष्ट्र है। अमेरिका के एक प्रोफेसर है जेफरी सैक्स, आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानती हूं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स पे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट वर्ड्स, प्रोफेसर जेफरी सैक्स। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत पते की बात करी। उन्होंने कहा 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत झेलने वाले भारत के नेता ये क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये अमेरिका के इंपीरियलिज्म में अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं? आज अमेरिका वो काम कर रहा है जो कभी अंग्रेज करते थे, और हम जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं आज फिर से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके खून में गुलामी है। पहले वो यस 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 और गुलामी करते थे अंग्रेजों की, आज वो यस 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 और गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की। इसकी कीमत देश के संविधान को, देश की संप्रभुता को, देश के लोगों को चुकानी पड़ रही है, और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। आप कह रहे हैं गुलामी कर रहे हैं, भाई वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु भारत है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। उनके जितने देश में समर्थक हैं करोड़ों लोग, वो प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। 56 इंच की छाती में कलेजा चूहे का है, शेर का होता तो अलग बात होती है। आज हिंदुस्तान की जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हैं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो 28 साल की लड़की कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी है वॉशिंगटन में, वो खड़े होकर कह रही है इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर। ये गुड एक्टर शब्द का प्रयोग हिटलर ने भी किया था। याद रखिएगा इन शब्दों का प्रयोग हिस्ट्री में कहां हुआ है। वी आर नॉट गुड एक्टर्स, वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, यू जॉली वेल रिस्पेक्ट दैट। एक 28 साल की लड़की वहां खड़े होकर कहती है इंडियंस आर गुड एक्टर्स सो वी हैव परमिटेड देम। ये दो शब्द हिंदुस्तान के लिए आप सोच सकते थे कोई इस्तेमाल करता है? अरे तू आज ही का मैंने भी उस वीडियो को कई बार प्ले किया।
कई बार उस वीडियो को प्ले किया कि बताओ अब ये कहने लगी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। और वो 28 साल की, आप कह रहे हैं ट्रम्प सिर फिरा है, ट्रम्प सिर फिरा होगा। वो 28 साल की लड़की की हैसियत है कि एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान जैसे देश को ये कहे नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं करना था, उनको खड़े होकर कहना था 140 करोड़ का देश है, हम आपके साथ पार्टनर्स हैं, हम आपके स्लेव नहीं है, हम आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, हम विश्व में, देखिए एक जमाना ऐसा था जब दुनिया देखती थी कि भारत का चीजों पर क्या स्टैंड है। आज जब दुनिया भारत की ओर देखती है तो नील बटा सन्नाटा की चुप्पी पाती है। बहुत सारे देशों ने देखा भारत ईरान पर क्या स्टैंड ले रहा है, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वो टुच्चा पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते हैं। वो टुच्चा शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पर? मेरा अपना मानना है 56 इंच की छाती ने जितना उपहास भारत का उड़वाया है अपनी, और ये क्यों है इसका भी एक कारण है, वो डरे हुए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको लगता है कि अभी भी वो बेवकूफी की हरकतें करके, वो उल जलूल बातें बोलकर अपने भक्तों को खुश रखेंगे। उनको विश्वास है कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए इस देश में जैसे उन्होंने ताली थाली बजवाकर शोहरत हासिल करी थी, इस बार भी वो इसी तरह की कोई कलाकारी करेंगे। ऐसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी ने। इस देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा आपके साथ क्या हो रहा है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि बड़ी मुश्किल से आजादी की, जंगे आजादी की लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की गई। आज उस आजादी को हम अमेरिका के चरणों में नहीं सौंप सकते हैं, जो काम नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन का गैंग कर रहा है। अब आखिरी सवाल सुप्रिया, बहुत नाराज और गुस्से में हो सरकार की क्योंकि देखिए मुझे अजीत भाई, मैं थोड़ा सा इस बारे में, ये मेरे लिए बड़ा पर्सनल इश्यूज है। मैं उस खानदान से आती हूँ जहां पर मेरे बाबा दादी सब जेल गए, मेरी दादी ने जीवन पर्यंत और बाबा ने जीवन पर्यंत, मेरे पिताजी तक ने जीवन पर्यंत खद्दर पहना। उन्होंने अपनी संपत्ति, उन्होंने अपने गहने तक गांधी जी को डोनेट कर दिए थे आजादी के दौरान। और आज की तारीख में जब हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ, हिंदुस्तान के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है और सरकार चुप रहती है, तो खून खौलेगा। क्योंकि ये बहुत ही बलिदानियों का खून है भाई। इस देश में लोगों की जान गई है। मतलब भगत सिंह जैसे लोगों को हम क्या जवाब देने के लिए आज खड़े हैं कि आप 23 साल में आजादी का फंदा चूमकर झूम गए, लेकिन हम अमेरिका के सामने नतमस्तक है। मेरे लिए ये चीजें थोड़ी सी पर्सनल है, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की आजादी इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। तो अब आखिरी सवाल कि ईरान के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी उस दिन भी रही जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की किलिंग हुई, उसके बाद भी लगातार चुप्पी रही, और उस दिन भी चुप्पी रही जब सही जिक्र किया आपने, विशाखापत्तनम से उनकी जो नेवल शिप थी, युद्धपोत था, वो वापस लौट रहा था और उसके बाद उसको अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया, तब भी चुप रहे। और आज 12 दिन हो गए जंग के, आज भी प्रधानमंत्री मोदी यूएन चार्टर का हवाला देकर कह सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर कह सकते थे, नहीं तो पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए ये तो कह सकते थे कि किसी भी देश की संप्रभुता पर कोई भी हमला मान्य नहीं है, जो स्पेन जैसा छोटा सा नॉन न्यूक्लियर देश कहता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति का उसके बयान पर बौखलाकर कहते हैं, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के बयान पर, कि हम तुमसे सारे आर्थिक कारोबार बंद कर देंगे, फिर वो बयान रिपीट करता है, तो उसके बाद भी चुप्पी है। अब क्या करें प्रधानमंत्री मोदी? कोर्स करेक्शन। आपको पता है स्पेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री ने अपने देश के स्वाभिमान को, अपनी देश की संप्रभुता को प्रायोरिटी दी। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने डर को, अपनी कायरता को, और जो उनके साथ ब्लैकमेल हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी जी उनके पचड़े में ना पड़ना चाहे, अच्छी बात है। आप एक संप्रभु देश है ना, एक देश आता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उखाड़ के लेके अपने घर चला जाता है, एक आता, उसके बाद वो आते हैं एक सॉवरेन राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की हत्या करके चले जाते हैं। तो संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की अगर इज्जत नहीं की जाएगी, अगर सॉवरेनिटी को इस तरह से गिरवी रखा जाएगा, तो कल को किस देश के साथ क्या हो जाए क्या पता। अगर आप सॉवरेनिटी के साथ हैं, मेरा टारगेटेड असैसिनेशन ऑफ द हेड ऑफ अ सॉवरेन रिपब्लिक पर तो आपको बोलना चाहिए था। आप बोलते कि यूएन चार्टर, आप बोलते कि अंतरराष्ट्रीय लॉज का उल्लंघन है, ये सारी चीजें बंद हो गई, अब इंपीरियलिज्म नहीं हो रहा है। लेकिन आप तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्योतक बन गए। आप अमेरिकी साम्राज्यवाद के, अमेरिकी इंपीरियलिज्म के फ्लैग बेरर हैं। आज आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। और एक बात मैं बता दूं अजीत भाई, ये वक्त भी बीत जाएगा और इतिहास याद करेगा
that we were caught on the wrong side of history. और इतिहास कहेगा कि भारत जैसे देश को, जो महात्मा गांधी का देश है, जिस महात्मा गांधी के सीख ने, जिस आजादी के आंदोलन ने नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक को प्रेरित किया नस्लवाद के खिलाफ, आजादी के लिए लड़ने को, आज वो देश अपने हितों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसका जवाब कोई कैसे दे पाएगा? लेकिन जब आप कहती हैं और मैं एक छोटी सी बात, क्योंकि बात हो ही रही है और मेरा आपका दोनों का ही संबंध रह चुका है, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कहना चाहती हूं, अरे महामूर्खों, महाचरण चुंबकों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है उससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान गर्त में चला जाए, आज नहीं कल डूब जाए, कल नहीं आज डूब जाए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है उस पर चर्चा कब होगी? कितनी गैस की किल्लत है, 60 रुपए दाम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। ये क्या बात हो रही है? अब आखिरी कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जैसे एक बयान दिया था ट्विटर पर और ईरान का जिक्र किया कि ये वही ईरान है जिसने 1965 और 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया, कुछ और बयानों का भी जिक्र किया, फिर भारत क्यों ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका से दुश्मनी मोल ले? ये बात, एक तो मुझे वो बड़े मस्खरे टाइप के बेवकूफ आदमी लगते हैं, मैं उनकी बातों को इसलिए जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि उनका काम ही इस तरह की बेवकूफी के बेहुदे बयान देकर भटकाना है। ये बात जाकर वो भारत सरकार को बोल दे, हमें बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए ईरान के साथ, वो जाके बता दे भारत सरकार को, क्यों हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके कंडोलेंस साइन करा, क्यों हमारे हाई कमिश्नर ने कंडोलेंस बुक साइन करी ईरान की बाकी देशों में, ये बात वो क्यों नहीं बोलते हैं? ट्विटर पर कुछ लिख देना, उल जलूल की बातें करना, मीडिया में छाए रहना, ये उस बेवकूफ आदमी की तरबियत है। लेकिन वो अगर ऐसा मानते हैं तो वो मोदी जी को कटघरे में खड़ा करके कहें कि आपका फॉरेन सेक्रेटरी क्यों गया ईरान का साइन करने कंडोलेंस बुक, आपके मुख्तार अब्बास नकवी, आपके तमाम नेता क्यों गए वहां पर? अगर ऐसा था तो उन पर सवाल उठाए। असलियत यह है कि कूटनीति कैन नॉट बी लेफ्ट टू स्काउंड्रल्स। फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब गलबैया करके जबरदस्ती गले पड़ना और ये करना नहीं होता है। की करने से आज हमारा सिलेंडर नहीं आएगा। यू आर वेयरिंग सैफरन, आई एम वेयरिंग सैफरन, मैचिंग मैचिंग, इससे नहीं आएगा। ये मूर्खता की बातें हैं, ये क्लास केजी के बच्चे करते हैं। यू आर वेयरिंग दिस, आई एम वेयरिंग दिस, मैचिंग मैचिंग, की ये क्या मूर्खता की बात? ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 140 करोड़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आप इस तरह की बेवकूफी की बातें करते हैं बाहर जाकर। मतलब सिर शर्म से झुकता है कि हमारे जैसा देश जो दुनिया में नैतिक धुरी के लिए जाना जाता है, हम नॉन अलाइनमेंट के लिए जाने जाते थे, वहां का देश का प्रधानमंत्री का क्या मामू बना लिया इजराइल ने। इजराइल ने आपको बुलाया और मैं ये बात कहकर अंत करती हूँ, इजराइल ने आपको अपने यहां बुलाया, आप दौड़े दौड़े लपके गए, जबकि आपका टर्न नहीं था जाने का, उनका टर्न था आने का, आप फिर भी गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कैरेट दिखाया, उन्होंने एक झुंझुना दिखाया आपको, आप आइए हम आपको एक सम्मान देने वाले। आप दौड़े दौड़े गए, स्पीकर का एक सम्मान दिया गया जो ना आपसे पहले ना आपसे बाद कभी दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 में आपको पहली बार मिला था, ना आपसे पहले कभी मिला था ना आपके बाद कभी मिला। इजराइल ने आपको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं दिया, लेकिन आप उस बेकार के अवार्ड के लिए जो पहली बार किसी को दिया जाना था आप पहुंच गए। आपके वहां रहते हुए आपकी विजिट को ढाल बनाकर इजराइल और अमेरिका ने पूरे हमले की रूपरेखा तैयार करी और 48 घंटे नहीं हुए थे आपको वहां से आए हुए हमला हो जाता है। कहां थी आपकी फॉरेन पॉलिसी, कहां था आपका विदेश मंत्रालय, कहां था आपका आईबी, आपका रॉ, जिसको इसकी भनक ही नहीं लगी। तो मैं क्यों ना बोलूं कि मेरे प्रधानमंत्री का तो मामू बना दिया नेतन्याहू ने आपके रहते हुए। या तो आपको वो संलग्न दिखा रहे हैं या महामूर्ख और बिल्कुल बेवकूफ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है दोनों दिख रहे हैं आप इस समय। चलिए एक बात मैं अपनी राय भी कह दूं, चूंकि निशिकांत दुबे ने जो कहा उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे ट्रोल्स, बीजेपी की आईटी ब्रिगेड लगातार उसको प्रचारित करती रही। व्हाट्सएप पर अभी भी लोगों के घरों में यही पहुंचता है कि ईरान तो 71 के वार में, 65 के वार में। तो उसका एक पहलू ये भी है, हमने अपने वीडियो में कई बार बोला है कि जब ये दोनों वार में ईरान पाकिस्तान के साथ था या समर्थन कर रहा था, तब वहां शाह पहलवी का शासन था, अमेरिका का पक्ष था, अमेरिका उसकी पीठ पर था। और 71 वार में यही अमेरिका 7th फ्लीट भेजा था बंगाल की खाड़ी में, जब इंदिरा गांधी और निक्सन में तनातनी थी, किसिंजर उनके मंत्री थे, तब यही अमेरिका भारत के खिलाफ था। जी, और ये भी बताना बिल्कुल, और ये भी बताना 1979 में रजीम चेंज के बाद बार बार यूएन में पाकिस्तान को ब्लॉक करने का काम हमारे साथ मिलकर किया ईरान ने। तो जिस शाह को अमेरिका अपना पिट्ठू बना के घूम रहा था,
वो ये काम कर रहा था। जिस चीज का हवाला ये भक्तगण देते, क्योंकि इन्होंने किताब तो कभी पढ़ी नहीं है बेचारों ने, तो इनको हिस्ट्री का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिस्ट्री का अंदाजा हो ना या हो, आज देश का वर्तमान और भविष्य बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। बस उसी में क्लोजिंग जानकारी और जोड़ूं, मैंने देखा जब हाल में जब ईरान और भारत के रिश्ते को समझने की कोशिश करते कि कब कब ईरान ने क्या बयान दिया, क्योंकि अपने पक्ष का सेलेक्टिव जानकारी बीजेपी देती है। तो जब ये पहलगाम हमला हुआ तो वह भी अभी जो विदेश मंत्री हैं अरागची, सैयद अब्बास अरागची, उनकी तरफ से पहलगाम हमले की निंदा हुई। और अभी जो माय डियर ट्रंप फ्रेंड हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर तौला जाता रहा। उनके लिए शहबाज शरीफ भी बराबर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बराबर थे। टू ग्रेट नेशंस, टू ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, एक आतंकवाद का सरपरस्त प्राइम मिनिस्टर, सरपरस्त मुल्क, और एक भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उसके बाद मोदी, दोनों को बराबर करते रहे। बाकी आपने जिक्र की कि कैसे जनरल मुनीर को उन्होंने न्योता दिया, कैसे उन्होंने पाकिस्तान को भारत के बराबरी के साथ तवज्जो देते रहे। वो अमेरिका आज दोस्त है। ये सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारे लोगों को, दर्शकों को समझ में आए कि दरअसल हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूर से आप यूपी से जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।